with another topic that is quite related to the last one. It is about types of negotiable instruments. This is your second part. Already first part we have completed, and that was in my last session. Those who have not watched that, on the top you see the link, go and watch out, where I explained different types of negotiable instruments, and there I discussed 4 types. Next, continuing the further types we will do in this session. This is your one of the topics from unit 9 UGC net, and we are covering negotiable instruments act, dear students. You can maintain your notes, you can mark correction in front of your syllabus. And now this is our official mail address, and this is our official number on which you can call us. You can tell us your queries, your problems. If you want to discuss something with us, you can directly call us, and we are there for you. Now the next type of instruments. In the last session I discussed with you about the bearer. Let me tell you once again: bearer, then order instruments, then inland instruments, and the last was foreign इंस्ट्रूमेंट्स. तो हमने ये इंस्ट्रूमेंट्स लास्ट सेशन में डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स. एंड कंटिन्यूइंग विद द फिफ्थ वन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, इट इज अबाउट डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं, और ये आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं. कैसे डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए दैट दोज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन विच नो टाइम इज मेंशन्ड, एंड जो कि आपको ऑन डिमांड पे करने हैं उनको हम बोलते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए पार्टी है, यहाँ पर बी पार्टी है. ए ने बी को दिया है क्या? चेक. ओके, एंड यू कैन से बिल एक फ्रेम करके दिया है. बी ने बिल पे अपने साइन कर दिए हैं, और ये बी ने वापस ए को लौटा दिया, और उस बिल पे लिखा हुआ था दैट यू हैव टू पे द अमाउंट ऑन डिमांड. जैसे ही तुमसे डिमांड की जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने बाद डिमांड हो, किसी भी टाइम डिमांड की जा सकती है. आफ्टर 15 डेज कोई मैंशन होगी टाइम लिमिट, तो आपको ऑन डिमांड पैसा पे करना है. यू हैव टू बी रेडी विद योर पेमेंट. सो दीज आर डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, क्वाइट ऑपोजिट टू इट, टाइम इंस्ट्रूमेंट्स. अब डिमांड और टाइम में आप बिल्कुल इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. डिमांड क्या है? जो ऑन डिमांड या ऑन द आस्किंग ऑफ द अदर पर्सन आपको पे करना है. टाइम इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कि यहाँ पर डिमांड का रोल नहीं होता है, यहाँ पर होता है टाइम फ्रेम का डिमांड. जैसे ही आपका टाइम पूरा हो चुका है या जो ऑन डेट है वो आ चुकी है, अब आपको पे करना है. सो टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कैरी अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट. एक उस पर फिक्स्ड फ्यूचर डेट होती है जिसपे पेई जो है अपना लाइबिलिटी पे करता है, अपनी ऑब्लिगेशन पे करता है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बिल फ्रेम किया बी को, और बी ने साइन कर दिए. तो जो ए ने वो बिल लिखा था, बिल पे लिखा था दैट यू विल पे मी आफ्टर 3 मंथ्स. 3 महीने के बाद तुम मुझे खुद पे करोगे. तो फॉर एग्जाम्पल, जुलाई में बिल फ्रेम हुआ है, तो अगस्त, सितंबर एंड क्या होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बी को पैसा पे करना है आफ्टर 3 मंथ्स, जैसे ही टाइम पीरियड आ जाता है, एंड द फिक्स डेट जो भी होती है. सो टाइम इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं आर पेबल एट अ फिक्स डेट इन द फ्यूचर. एक फिक्स डेट होती है और उसी पे ही वो पेबल होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप टाइम से पहले, अब जितना टाइम आपने पेई को दिया, आप उससे पहले तो नहीं उससे डिमांड कर सकते पैसा. उसको उतना एटलीस्ट टाइम तो दो, तभी तो उसने उस टाइम पे पैसा आपसे मांगा है. वो उस टाइम का आपको इंटरेस्ट भी पे करेगा. सो डोंट ask for the money before that time period, and once that time period is over, now you can call your money, you can give a call to him, you can demand your money on that future date. Coming to the next type of instrument, dear students, listen it carefully. This is ambiguous instruments. एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? एम्बिगुअस का नेम अगर आपको, मीनिंग आपको पता है या ये वर्ड आपने कहीं सुना हो, तो एम्बिगुअस का मतलब होता है कि डाइसी, नॉट श्योर. Okay, this instrument is unknown, no name is written on that instrument, so ambiguous person है. So an ambiguous instrument एक ऐसे तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक बिल हो सकता है या फिर नोट फॉर इट्स होल्डर. बिल या नोट पे ही एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स होता है, क्योंकि चेक पे तो आपको देखो मेंशन करना होता है कंप्लीट अकाउंट डिटेल, सब कुछ उस पर्सन की. एंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस, जो होल्डर होते हैं ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रीट देम आइदर एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और एज प्रोमिसरी नोट.
जब बिल और नोट आ गया तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरीके से भी ट्रीट हो सकता है, वो प्रॉमिसरी नोट की तरीके से भी ट्रीट हो सकता है। सो उस इंस्ट्रूमेंट को आप कोई फिक्स तरीके से बता नहीं सकते कि ये बिल है या नोट है, वो होल्डर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसको किस तरीके से लेता है। आइदर ही कैन ट्रीट हिम इट एज अ बिल और ही कैन ट्रीट हिम एज अ प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रो नोट ये किस पे डिपेंड करता है, होल्डर पर डिपेंड करता है वो इसको किस तरीके से ट्रीट करेगा। अंडरस्टूड। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, समटाइम्स द ड्रॉई में बी अ फिक्टिशियस पर्सन और ही मे बी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एम्बिगुअस का मतलब है नॉट श्योर। सो जो ड्रॉई है जिसने वो जिस पर वो ड्रॉ किया गया है, जिस पे वो बिल बनाया गया है, प्रोनोट जिसने लिख लिया है, दैट पर्सन कुड बी अ फिक्टिशियस पर्सन। ही मे नॉट बी अ ओरिजिनल वन एंड ही मे बी नॉट कम्पिटेंट वन। सो इनकम्पिटेंट पर्सन भी हो सकता है, तो इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स। वेरी इजी, वेरी इजी नेम से ही सजेस्ट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं, जो फुलफिल नहीं होते हैं, जिनमें सारी फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम इस कैटेगरी में डालते हैं। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स लैक सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ टिपिकल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम वाकई में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में डालेंगे, तो वो उस कैटेगरी में नहीं डल सकता, बिकॉज उसमें अभी कुछ यू कैन से फॉर्मेलिटीज होना बाकी हैं। एंड इन सच केसेस जो होल्डर होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के, दे हैव द अथॉरिटी टू कंप्लीट इट अप। उनको अथॉरिटी है कि पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए टू द अमाउंट मेंशन, और जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर देंगे वो इंस्ट्रूमेंट फिर एक इनकम्प्लीट कैटेगरी से हट के कंप्लीट कैटेगरी में चला जाएगा। टिल देन they are incomplete instruments. This in turn क्या होता है, results in the creation of legal binding negotiable instruments payable by law, and not only the first holder but also any subsequent holder who procure such instruments can complete them. जब तक आप इनको complete नहीं करोगे ये legally verified नहीं होते हैं, but as soon as you complete them they will come in the category of legal binding negotiable instruments, and you can also sue any party ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। तो वो एक कोर्ट में अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स, आई कंप्लीट दिस सेशन ऑफ डिस्कशन of four types, remaining four types of negotiable instruments. Already four we have done in last session and the rest I have discussed here. I hope you are covering your syllabus. Maintain continuity, don't skip any class, and this is the perfect sessions going on of your syllabus UGC NET. आपको इतना डिटेल syllabus कहीं पर भी नहीं मिलेगा जहाँ मैं आपको हर टॉपिक के ऊपर एक deep discussion दे रही हूँ। And if you have any doubt you can contact us through these ways. Keep in touch with us and don't forget to subscribe. Press the bell icon for more updates. Thank you for showing so much love and support. Keep subscribing. Thank you.